नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और ऐसे में जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव चल रहे हैं और पूरे विश्व की नजरें इन चुनावों पर लगी हुई हैं, तो ऐसे में देश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस की ओर से जो एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में था, उसका जवाब आज तड़के ही कांग्रेस ने आखिरकार दे ही दिया। यानी रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस की ओर से कौन होंगे उम्मीदवार, इस सवाल का जवाब देशवासियों को जब आज सुबह आंख खोली तो मिल चुका था। लेकिन एक बड़ा सवाल इस जवाब के साथ ही खड़ा हो गया कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ दी, कि आखिर राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख क्यों किया, कि आखिर राहुल गांधी ने ये निर्णय राहुल गांधी के लिए मजबूरी में लिया गया या फिर राहुल गांधी डरकर अमेठी छोड़कर रायबरेली की शरण में चले गए। कि क्या अगर राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से दोनों जगहों से, रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से जीत जाते हैं, तो फिर किस सीट को छोड़ेंगे राहुल गांधी। ऐसे तमाम सवाल आज दिन भर सबके जहन में कौंधते रहे। अलग अलग मंचों पर कांग्रेस के द्वारा इनको लेकर जवाब भी देते जाते रहे। लेकिन यही है मुद्दा हमारे भी आज की न्यूज नाइट की चर्चा का, जहां हम भी इसी मुद्दे पर विमर्श करेंगे कि राहुल गांधी ने आखिर अमेठी क्यों छोड़ी। ये मात्र एक सवाल नहीं है, बल्कि इस सवाल के पीछे कांग्रेस की आज की दशा दिशा का भी जवाब मिल जाएगा और चुनावी माहौल में ये जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं न्यूज नाइट में हेडलाइंस के साथ। रायबरेली और अमेठी के चुनावी रण में अंतिम समय में कांग्रेस की एंट्री। रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने किया नामांकन। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने भरा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने किया कटाक्ष, कहा डरो मत भागो मत। स्मृति ईरानी ने कहा पहले ही हार स्वीकार कर चुका है गांधी परिवार। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा रणनीति के तहत पार्टी ने लिया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट चलाने वाले अरुण रेड्डी को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में की जनसभा। टीएमसी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। झारखंड के सिंहभूम में कहा कांग्रेस और जेएमएम में लगी है घोटालों की रेस। प्रधानमंत्री ने रांची में किया रोड शो। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा के लिए अमित शाह ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में, तो जेपी नड्डा ने गुजरात में किया प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने संभाली कांग्रेस की कमान। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में मांगे वोट, तो ममता बनर्जी ने बर्धमान में किया प्रचार। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण सिंह और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस के राज बब्बर और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज ने किया नामांकन। और खनन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया। प्रमुख खनिजों और एल्यूमीनियम धातु के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की गढ़ रही 2 सीटें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ें। ऐसे में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव ना लड़ने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं
कि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली को क्यों चुना। क्या स्मृति ईरानी जैसा मजबूत उम्मीदवार होना इसकी मुख्य वजह बन गया? इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर चला आ रहा सस्पेंस खत्म तो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी से पिछला चुनाव हार चुके राहुल गांधी को रायबरेली से और गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा। 5वें चरण के नामांकन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया तो उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। अमेठी सीट से कांग्रेस के केएल शर्मा ने भी नामांकन किया, जबकि इस सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इसके साथ ही यूपी की दो सबसे हॉट सीट पर मुकाबले की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और अमेठी से नहीं लड़ने को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्धमान दुर्गापुर की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना बताता है कि गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार ने धोखा किया है और अब जनता इन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष और वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भी राहुल गांधी पर वायनाड की जनता से धोखा करने के आरोप लगाए। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है? क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरी लाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरी लाल शर्मा मिले। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। During election time, what we said, it is true now. Our stand is vindicated. Rahul Gandhi betrayed Wayanad people. He said in Wayanad that Wayanad is my family and my second home is Wayanad. Now he selected Raebareli. This time Wayanad and Raebareli he will lose. Definitely Rahul Gandhi will lose in Wayanad and he will not win in रायबरेली also। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुना। डीडी न्यूज। और दर्शक ये सोच सकते हैं कि आखिर रायबरेली को लेकर इतना शोर क्यों है? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी और वो है रायबरेली। और इसीलिए आज जब तमाम सवालों से घिरी थी कांग्रेस, तो उसमें कांग्रेस की ओर से ये बयान भी आया कि भाई ये जो निर्णय लिया गया था ये पूरी सोच समझकर रणनीति के तहत लिया निर्णय है।
तो प्रियंका गांधी का नाम क्यों आ रहा था? तो भाई प्रियंका गांधी नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि वो एक अपनी सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना चाहती थी। जवाब कांग्रेस के पास अपने ही हैं, लेकिन अगर ये रणनीतिक पहल थी तो ये कितनी कारगर साबित होगी, ये जरूर एक मौजूद सवाल है। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और अमेठी से नहीं लड़ने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इन सीटों पर प्रियंका गांधी के नाम की भी चर्चा चल रही थी। प्रियंका गांधी ने अमेठी से केएल शर्मा को सही विकल्प बताया और कहा कि वे लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभालते रहे हैं और उन्हें यहाँ के हर इलाके और हर गली की बेहतर जानकारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी और उनके समर्थक धराशायी हो गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं बल्कि खुद इंदिरा गांधी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इससे पूरे देश में अच्छा संदेश गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर किशोरीलाल शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है। अभी मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस समर्थक इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसका आधार क्या है। हाई प्रोफाइल रायबरेली सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार दूसरी बार गांधी परिवार के सामने होंगे। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी से 1,64,178 मतों से हार जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के जीत के अंतर को कम कर दिया था। वहीं अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के इस दुर्ग में कमल खिला दिया था और इस बार भी वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखना होगा कि अमेठी में कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी को कितनी मजबूत चुनौती दे पाते हैं। डीडी न्यूज। और पिछले कुछ लोकसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो एक तस्वीर साफ होती है कि अमेठी और रायबरेली इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 5-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर हम अमेठी की तरफ नजर डालें तो आप एक नजर यहां देख सकते हैं कि 2007 में यहां सपा कांग्रेस के पास अधिकतर सीटें थी। बसपा 2007 में इनके पास एक सीट थी, लेकिन उसके बाद बसपा कभी विधानसभा चुनावों में किसी भी विधानसभा में सीट अपने नाम नहीं कर पाई। लेकिन 2007 के बाद आप देखिए 2012 में पूरी तरह से अमेठी पूरी तरह से सपा और कांग्रेस के ही पास रहा। लेकिन 2014 में केंद्र में सरकार बदली और उसके बाद 2017 में आप देख सकते हैं जब राज्य में भी चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त 2017 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त की तस्वीर बदल चुकी थी और ये हमें परिदृश्य राज्य में भी नजर आया। विधानसभाओं में भाजपा ने इस क्षेत्र में अमेठी में आप देख सकते हैं कि 4 सीटें 2017 में अपने नाम कर ली थी। 2022 में ये 3 सीटें ही रह गई। सपा के पास 2 सीटें रही। ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 5 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से रायबरेली पर भी आप नजर डालिए। 2012 में ये सपा और पीस पार्टी जिसके पास सिर्फ उसी 2012 का ही चुनाव थे
थे जिसमें 3 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के पास आई थी, तब 1 सीट रायबरेली में भी उनके पास आई थी। 2017 की बात करें तो फिर देख सकते हैं कि भाजपा ने अपनी पैठ बनाई, 3 सीटें भाजपा के पास। 2022 में आप देखें तो 1 भाजपा के पास लेकिन 4 समाजवादी पार्टी के पास। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी जमीन पर इनके कार्यकर्ता प्रभाव डालते हैं। और यही गौर करने वाली बात यह भी है कि रायबरेली और अमेठी वो क्षेत्र हैं, वो लोकसभा सीटें हैं जहां सपा ने कांग्रेस के खिलाफ पिछले इतने चुनावों में कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही। अमेठी में अगर वोट प्रतिशत पर आइए एक नजर डालते हैं कैसे वक्त के साथ वोट प्रतिशत बदला है, क्योंकि अगर आप देखें तो भाजपा का जो कि आपको भगवा रंग में नजर आ रहा है, सपा और कांग्रेस के वोट को अगर हम मिला देते हैं तो ये मत प्रतिशत हर बार के चुनावों में आप देख सकते हैं कि ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत से ज्यादा है। इसका मतलब है कि सपा और कांग्रेस, इस बार हम जानते हैं सपा और कांग्रेस हाथ मिला रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के तहत ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले हर चुनाव में आप देखें तो ये तस्वीर स्पष्ट है कि अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तो इनका वोट प्रतिशत भाजपा से अधिक ही आता है। और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि फिर इस बार घबराहट क्यों। यह अमेठी की बात, रायबरेली की भी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। रायबरेली में भी कमोबेश यही स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को मिला दें तो 2012, 17 और 22 हर बार इनका वोट प्रतिशत मिलकर भाजपा से अधिक ही रहा है। इसीलिए ये सवाल जो इस बार हम उठा रहे हैं कि आखिर अमेठी को छोड़ रायबरेली क्यों गए और रायबरेली को लेकर भी घोषणा इतनी देरी में की कांग्रेस ने। कांग्रेस का जीत हार का मत प्रतिशत भी आप एक बार अगर आप देख लें तो आप पाते हैं 2099, 2004 ये मत प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ, 99 से 2004 से 2009 तक ये मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। लेकिन उसके बाद 2014 देश में मोदी लहर, ये मत प्रतिशत कम हो गया। जीत का अंतर का जो वोट का अंतर है वो कम हो गया और 2019 में ये -5.85, क्योंकि 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, ये -5.85 है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वोट प्रतिशत भी, किस तरीके से जनाधार कम होता गया अमेठी में कांग्रेस का। रायबरेली में भी कमोबेश यही स्थिति। 1999 के बाद देखिए अब वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ, लेकिन 2014 और उसके बाद 2019 में ये वोट प्रतिशत जीत का अंतर लगातार कम होता हुआ। और यही कारण है, ये आंकड़ों की कहानी बहुत स्पष्ट है और इनके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। अब ब्रेक के बाद आइए रुख कर लेते हैं आज की चर्चा का। और आज की चर्चा में हमारा विमर्श के केंद्र में है राहुल बन रणछोड़।
क्यों छोड़ी अमेठी? और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हैं हमारे साथ ऋतु चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और शेखर अय्यर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहले ऋतु जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है, खासकर जब चुनाव का मौसम हो तो कहा जाता है कि परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में जबकि अमेठी का चुनाव पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, इस बार उम्मीद की जा रही थी कि वो उस हार से उबरकर इस बार और कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है ये रणनीति है या मजबूरी कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ रायबरेली का रुख करना पड़ा? देखिए, ये तो आपको आने वाला समय बताएगा कि ये जो है रणनीति है या ये जो आप कह रही हैं वो है। राहुल गांधी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश खुला हुआ है। वो चाहे जहां से चुनाव लड़ सकते हैं, पूरा देश उनको चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की भीड़ उनके साथ चलती थी। पूरा देश का झुकाव, पूरे देश का युवा, पूरे देश के किसान उनके साथ है। तो उनके लिए कोई ये एक पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। रही बात अमेठी की, तो अमेठी से जो है हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं अपना केएल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जो है वो आपको दिखा देंगे कि कितना जो है स्मृति ईरानी में कितना दम है। और आने वाला समय ये बताएगा कि कितने लाख से जो है वो स्मृति ईरानी हार के आती है। और उसके बाद केवल पूरा देश यही कहेगा कौन स्मृति ईरानी, क्योंकि उनके खाते में इसके अलावा और कोई उपलब्धि है ही नहीं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ी है। तो ऋतु जी एक सवाल पूछना चाहूंगी एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि अब अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल ये जरूर आ रहा है अमेठी वासियों के भी और आम देशवासी के भी हृदय में कि अमेठी क्यों छोड़ दी? क्योंकि आज अगर आप दृश्य देखते तो वही बात थी कि रायबरेली में था मेला, अमेठी में था खेला। कोई बड़ा दिग्गज नेता केएल शर्मा जी के साथ मौजूद नहीं था जब वो नामांकन कर रहे थे। हालांकि 1 लाख लोगों का कांग्रेस प्रवक्ता कहते हुए दिख रहे थे कि 1 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के वक्त। तो अमेठी को क्यों छोड़ दिया? देखिए, आपको शायद आपने सही से जानकारी नहीं ली। सुबह ही जो है राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों जो है अमेठी गए हैं और अमेठी को छोड़ा नहीं जाता है। वो पूरा देश उनका है। वो तो पूरे देश के साथ खड़े हुए हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। वो कहाँ छोड़ते हैं? छोड़ के तो वो भागते हैं जो मंच से भाषण देना जानते हैं केवल, और देश की जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं है। 1 साल से इन्होंने मणिपुर छोड़ा हुआ है, यूपी में उनका कुछ पता नहीं। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार जाए तो सही, देखे तो सही। यूपी में कश्मीर की बात करते थे, कश्मीर को क्यों डर गए क्या? कश्मीर से एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों नहीं लड़ रहे? क्या रणछोड़ दास हैं क्या मतलब इतने बड़े बड़े दावे करे हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, ये कर दिया, तो दम नहीं है क्या कश्मीर जाने का? तो ये चीजें जो है ना, ये कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि क्योंकि भाजपा हार रही है और मोदी जी इस प्रकार की घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं कि वो मंच से अनशर्ट कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, सीधे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं जी। मुझे लगता है ऋतु जी वक्त थोड़ा कम, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। बोल रही बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आज वक्त सीमित है मेरे पास। धनंजय जी आप अपनी बात रखिए। ऋतु जी, मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी। धनंजय जी अपनी बात ममता जी विद ड्यू रिगार्ड, हम लोगों ने बहुत देर से सुना, बहुत ध्यान से सुना, और धनंजय इनका नाम मेरे ख्याल से नहीं है। और सुन लीजिए, राहुल जी क्या बोलते हैं पूरा देश जानता है। पूरे देश का मनोरंजन किया है राहुल जी ने काफी। ममता जी देखिए, मूल मुद्दा क्या है? बातचीत और हार की नहीं है, बात जज्बात की है। ऋतु जी, हमें धनंजय जी की बात भी सुनने दीजिए। ये बदतमीजी है। अपने अपने समय में बोलिए। आपने मोदी जी पर आरोप लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने समय में आप अपनी बात करिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, और अगर कांग्रेस ये बात समझ पाती तो कांग्रेस इस तरह से खत्म नहीं होती। ममता जी देखिए, जीत और हार की बात नहीं है, बात जज्बात की है। राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा नहीं है। ये बहुत बदतमीजी है भाई। ऋतु जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, जब आपको मौका मिला आपने अपनी बात रखी, हमने आपकी बात सुनी। कांग्रेस हर बार ये नहीं कर सकती कि दूसरे को बोलने ना दे। आप प्लीज ममता जी प्लीज आप फेडर डाउन करिए। धनंजय जी अपनी बात रख रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। इतना संयम रखना पड़ेगा। धनंजय जी
ममता जी, बात जीत और हार की नहीं है, बात जज्बात की। राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा ही नहीं है जो जंग के मैदान में खड़ा हो सके। स्मृति ईरानी के सामने खड़ा होने की कांग्रेस में किसी की कुवत ही नहीं बची है। राहुल गांधी 55,000 की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और नतीजा ये है कि भागे फिर रहे हैं। ये अमेठी से भाग करके वायनाड गए, वायनाड में नहीं राजा ने उनका बाजा बजा दिया। नतीजा ये निकला कि वो अमेठी में जो लाख मुलेठी चुसा रही है, माता जी मुलेठी पर मुलेठी चुसाए जा रही है, लेकिन वो अमेठी जाने को नहीं तैयार है। स्थिति ये है कि रायबरेली में भी बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी पहुंचे हैं और रायबरेली में उसे बुरी तरह से हार होने की स्थिति दिख रही है। अब पूरा परिवार वहां जमा है, कह रहे भाई देश के हर सीट पर इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, कोई कहीं से लड़ सकता है। लेकिन जो सीट 1952 से रायबरेली कांग्रेस परिवार के पास थी, जिस पर उनके दादाजी लड़े थे, उस चुनाव लड़ने के पहले उनका मजार पर हो आते और उन्होंने जब पहली बार ही नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाए थे, वो करप्शन के आरोप के सहते सहते कांग्रेस कितनी नीचे चली गई, इस पर विचार करते। जो 1967 से अमेठी 50 साल से उनके परिवार के पास रही, स्मृति जी ने वहां 5 साल मेहनत करके राहुल गांधी को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि अमेठी के एरिया में घुस सके। आज राहुल गांधी के अंदर इतना जज्बा भी नहीं बचा कि अमेठी में जा सके। अरे जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह से भयभीत हो जाना, कांग्रेस हार का हैट्रिक लगाएगी, भाजपा सरकार बनाएगी तो पूरे देश को पता है, लेकिन कांग्रेस रन छोड़ के भाग जाएगी, कांग्रेस की युवराज भाग जाएंगे। ये चुनाव के पहले ही। और कांग्रेस, ममता जी लेट मी कंप्लीट। ममता जी, कांग्रेस ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ रही है। कांग्रेस इतने कम सीटों पर कभी नहीं लड़ी है। ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ने वाले लोग भी कह रहे हैं कि आप वहां नहीं लड़ रहे हैं, आप वहां नहीं लड़ रहे हैं, आप 400 पार का दावा कर रहे हैं। तुम्हारा हिम्मत है तो 40 तो कहो के दिखाओ कि 40 पार करेंगे। और इसीलिए इस बार जी और इसीलिए इस बार जब रायबरेली पर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं तो चुनौती और बड़ी है शेखर अय्यर जी। इसलिए ये समझना चाहते हैं हम कि रायबरेली से भी अगर हम देखते हैं तो पिछले भी चुनावों में देखा, विधानसभा चुनावों के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, हमने आंकड़े सबके सामने अभी रखे थे कि किस तरीके से सपा के सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए अगर रायबरेली से भी राहुल गांधी को जीतना है। हालांकि पिछले चुनाव ये भी दिखाते कि अगर गांधी परिवार का कोई खड़ा होता है तो जातिगत समीकरण ढह जाते हैं इस सीट से। लेकिन इस बार क्या तस्वीर, क्या चुनौती और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि गौरीगंज, ऊंचाहाट जैसे सीटों से जो सपा के विधायक हैं वो भी सपा के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ममता जी, इस बार चुनौती ज्यादा ही है। और दूसरी बात, राहुल जी का यह फैसला बहुत कष्ट से लिया गया फैसला है, क्योंकि स्वयं चुनाव रायबरेली या अमेठी से लड़ना नहीं चाहते थे। कल रात भर बहुत बातचीत हुई, उनको परसुएड किया गया सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से। ऊपर से सपा के नेता अखिलेश यादव जी भी उनसे बात की, कहा कि ये दोनों सीटें जो हैं अमेठी और रायबरेली आपके ट्रेडिशनल सीट्स हैं, यहाँ से गांधी परिवार का बहुत लगाव है। अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे, यानी राहुल जी और प्रियंका जी नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा, यानी सारे विपक्ष के लिए भी एक प्रकार से रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करके वो खड़े हुए। इसका कारण यही है क्योंकि राहुल जी की तरफ से ये था कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वायनाड से मेरी अच्छी रिजल्ट आएगी और मैं देश भर में मोदी जी के खिलाफ ये कैंपेन को लीड कर रहा हूँ। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में पूरा टाई डाउन नहीं होना चाह रहा हूँ। तो ये कल रात को बहुत बात हुई, इसीलिए तो कल तक आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया और आज आया। और दूसरी बात, राहुल जी नहीं चाहते थे कि प्रियंका जी लड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कार्यकर्ता का ये था कि अमेठी से कम अगर रायबरेली से राहुल लड़ेंगे तो प्रियंका जी को अमेठी से लड़े। इससे कई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका जी के समर्थक में, वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपने एक अमेठी में कम से कम अमेठी से लड़ाते, लेकिन राहुल जी नहीं चाहते थे प्रियंका जी लड़े। उसका कारण हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जिस तरह ये सारा जो फैसला लिया गया, राहुल जी एक रिलक्टेंट के रूप में, एक रिलक्टेंट वॉरियर जो है, एक वॉरियर के रूप में आए हैं। और आपने जमीनी जो स्थिति बताई, इससे लग रहा है कि ये एक टोकन फाइट रहेगा और इससे कोई बड़ा उम्मीद ना राहुल जी को है ना कांग्रेस के बड़े लेकिन ऐसे में बस शेखर जी यही कह सकते हैं कि ये एक कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और इसको निकाल पाने में क्या कांग्रेस सफल होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ न्यूज़ नाइट में आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे
राहुल गांधी। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में थे, जहां उन्होंने कई जनसभाएं की और इन चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा। चुनावी रण में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर की विशाल जनसभाओं में TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए। झारखंड के सिंहभूम में भी इंडी गठबंधन उनके निशाने पर रहा। बर्धमान, दुर्गापुर की जनसभा में पीएम ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर कटाक्ष किया। पीएम ने TMC नेता द्वारा हिंदुओं को नदी में बहा देने के आपत्तिजनक बयान की भी आलोचना की। पीएम ने पूछा कि तुष्टीकरण के लिए आखिर बंगाल में ऐसा हाल क्यों बना दिया गया है। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में TMC की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। कृष्णानगर की जनसभा में पीएम ने कहा कि इस चुनाव में TMC, कांग्रेस या लेफ्ट सरकार में आने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। पीएम ने कहा कि TMC को संविधान का पालन करने का निर्देश देने के लिए अदालतों को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर हमला बोला। TMC को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन TMC को ये पता होना चाहिए कि वो CAA को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं CAA के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा।
और ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के घपलों घोटालों के रिकॉर्ड का जिक्र किया। पीएम ने बंगाल में ममता सरकार के दौरान हुए एक के बाद एक घोटालों की याद दिलाई। शिक्षक भर्ती घोटाले को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पीएम ने कहा कि भर्ती रद्द होने से पीड़ित ईमानदार युवाओं की कानूनी मदद के लिए बंगाल भाजपा कदम उठाएगी। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। सिंहभूम की जनसभा में पीएम ने झारखंड में हुए घोटालों पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में घोटालों की रेस लगी हुई है। पीएम ने इंडी गठबंधन पर जनजातीय समाज के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के भाजपा को मिल रहे भारी समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है और इन्हें सजा देने के लिए इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम आदिवासियों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम दलितों के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम ओबीसी के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भी खूब जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जोरदार नारे लगे। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। बर्धमान से उर्मिलेश, कृष्णानगर से विशाल, बोलपुर से ओपी यादव और सिंहभूम से निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में अरुण रेड्डी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नामक एक्स अकाउंट का संचालन करने वाले अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था। अरुण रेड्डी खुद को कांग्रेस समर्थक बताते हैं और उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद को सोशल मीडिया में AICC का नेशनल कोऑर्डिनेटर बताया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर वाली खुद की तस्वीर भी लगाई है। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा, बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा,
पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। खनन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है। देश में प्रमुख खनिजों और एल्यूमीनियम धातु के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल के मार्च महीने के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक 156.1 दर्ज किया गया, जो पिछले साल इसी महीने के स्तर की तुलना में 1.2% अधिक है। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 7.5% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। मार्च 2024 के दौरान कुछ गैर ईंधन खनिजों जैसे कॉपर कॉन्सेंट्रेट, सोना, मैंगनीज अयस्क, हीरा, ग्रेफाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, लाइम शेल, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट आदि में पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में स्वस्थ वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों, स्टील और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्यूमीनियम में उच्च वृद्धि के साथ ये वृद्धि संबंधी रुझान ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH